नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले क्षमा प्रार्थी आप सभी लोगों से कि विगत 2-3 दिवसों से मैं आपके बीच में उपस्थित नहीं हो पाया था। कुछ इमरजेंसी थी और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, और हालांकि इमरजेंसी तो थी खुशियों के लिए, लेकिन वो खुशियां दरअसल जो है गम में तब्दील हो गई। और इसीलिए कहते हैं कि वक्त का कुछ भरोसा है नहीं, इसलिए वर्तमान को आप लोग जो है बहुत अच्छी तरीके से जीना सीखिए। भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा इस पर हमें ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। बस हाँ, भविष्य के आधार पर वर्तमान को संजोइए जरूर से आप लोग उसको। हर एक खुशी जो आपके समय में अभी है फिलहाल, उस पर आप ज्यादा विश्वास कीजिए, बजाय इसके कि फ्यूचर में हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ध्यान रखिएगा, वो खुशी जिसका इंतजार आप बहुत लंबे समय से कर रहे होते हैं, वो खुशी दरअसल आपकी कब जो है आपके गम में तब्दील हो जाती है, ये कोई भी नहीं जानता है। इसलिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि आपका हर एक मिनट, हर एक पल आपके लिए होना चाहिए, आपके अपनों के लिए होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, जो रिश्ते आपके साथ वर्तमान में हैं, उन रिश्तों की कदर करना सीखिए। और रिश्तों की कदर अगर आप करेंगे, निश्चित तौर पर आप हमेशा खुश रहेंगे। इसलिए कहते हैं कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है, जो दुख में भी न घबराए उसे इंसान कहते हैं। ठीक है, खैर एनीवेज, तो ये चीजें थी और आइए आगे बढ़ते हैं। जो हो गया सो हो गया, है ना। कहते हैं ना कि जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, पर वो टूट गया सो टूट गया। पर बोलो टूटे तारों पर अंबर कब शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो पार्ट ऑफ लाइफ है, कुछ दुख और कुछ गम आते रहते हैं परिवार में, परिवार का हिस्सा है। गृहस्थ आश्रम ही सबसे बड़ा आश्रम। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि चारों आश्रमों में से अगर कोई सबसे बड़ा आश्रम है, अगर कठिन आश्रम है, तो उसे गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। तो ये गृहस्थ आश्रम में अगर आप रहते हैं, परिवार का हिस्सा है, समाज का हिस्सा है, तो गम और खुशी दोनों पैरेलल चलते रहेंगे। बस आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि हमें उन समस्याओं से निपटना है, जूझना है और निरंतरता के साथ आगे बढ़ते हुए चले जाना है। आइए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने मेरी बात को सुना। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ चीजें आज करनी है। सबसे पहले, लास्ट टाइम हमने आपसे एक प्रश्न दिया था, लेकिन एक बात सबसे महत्वपूर्ण, भैया जी लोग और बहनी जी लोग और दादा दादी लोग जो भी लोग देख रहे होंगे, सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि भैया वीडियो प्लीज आप लोग जरूर दिखा करें, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। राइट, चलिए, लास्ट टाइम हमने आपसे प्रश्न पूछा था, राष्ट्रीय जो हरित अधिकरण है, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका मुख्यालय यानी कि इसका हेडक्वार्टर जो है कहां पर है? तो डेफिनेटली आप लोगों ने सही उत्तर दिया था, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर। बाकी इसके अन्य कई सारे कार्यालय इसके और भी हैं, है ना। एक बात, कुछ लोगों की क्वेरी आई है हमारी तरफ से कि सर कुछ चीजें ना आप इंग्लिश में भी प्रोवाइड करा दिया करिए। जैसे कि क्वेश्चन तो अभी मैं इंग्लिश में डाल दे रहा हूं, लेकिन व्याख्या में कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी जो कि इंग्लिश माध्यम वाले हैं, कुछ लोग एलएलबी कर रहे हैं जो मेरे बहुत खास हैं, ठीक है, कुछ लोग अन्य लोग हैं जो भी कुछ अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो इंग्लिश मीडियम के हैं। तो उनके लिए मैं कोशिश करूंगा कि अगले 1-2 वीडियो में कुछ कुछ कंटेंट या जो टर्मिनोलॉजी जो बहुत टफ मुझे नजर आती है, उसको मैं इंग्लिश वर्जन में कर दूं या फिर मैं पूरा का पूरा ट्रांसलेट कर दूं। लेकिन बात वही है कि मेहनत मुझे करनी पड़ेगी, थोड़ा सा कोशिश मैं आपके लिए जरूर करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अच्छा, दूसरी बात, एनजीटी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं, और ये पर्यावरणीय संबंधी जो भी मुद्दे आदि होते हैं, क्या होता है उस पर जो है दरअसल ये विवादों का निपटारा करता है। और यह एक क्या है, अधिकरण है, अपने आप में अधिकरण है। और जो भी पर्यावरणीय मुद्दे होते हैं, जो भी एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं, उनको शट आउट करने का काम दरअसल क्या करता है, एनजीटी करता है। आप जानते होंगे कि हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में न जाने कितने लाखों लाख जो केसेस क्या है पेंडिंग है। और अगर ऐसे में एनवायरमेंटल जो इश्यूज होते हैं, अगर वो भी अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाते तो मामला बिगड़ जाता, मतलब कि बहुत लंबा समय लग जाता है। इसलिए एनजीटी की स्थापना की गई पर्यावरणीय मुद्दों को सुलझाने के लिए। ठीक है, अपने आप में बहुत अच्छा अधिकरण है। इस पर अक्सर जो है एनजीटी पर आपके प्री में, आपके मेंस में जो है प्रश्न यहां पर बनता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए एनजीटी को आप लोग जो है तैयार कर लीजिएगा व्याख्यात्मक रूप से। ठीक है, चलिए, एक बात और महत्वपूर्ण, 2 कॉपी आप लोग साथ में रखा करिए। एक कॉपी में वो काम करना जो मैं आपको होमवर्क दिया करूंगा, टास्क दिया करूंगा, और एक वो कॉपी जहां पर आप उत्तर लेखन किया करेंगे, यानी कि जहां पर मेंस के आंसर आदि आप नोट किया करेंगे। ठीक है ना, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब भारत का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट फॉर स्पेस, स्पेस के लिए पहला जो है ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया गया है, आप जानते होंगे। वैसे भी महिला ह्यूमनॉइड जो है, इसके बारे में डेफिनेटली आप लोग जानते होंगे। आजकल इसका उपयोग जो है जापान के द्वारा और कई सारे अन्य कंट्रीज के द्वारा किया जा रहा है, जिसका उपयोग इनका जो है सामान्य तौर पर एक तरीके से
एक प्राकृतिक माइंड की तरीके से काम करता है, एक तरीके से जैविक दिमाग बायोलॉजिकल माइंड की तरीके से काम करता है और नेचुरल आपको लगता है, जिसका उपयोग हम सामान्य तौर पर रिसेप्शन के लिए, हॉस्पिटल्स में बुजुर्गों की सेवा आदि करने के लिए करते हैं। इस महीना जो ह्यूमनॉइड रोबोट आदि जो बनाया जा रहा है आजकल, है ना। तो एक का नाम शायद जापान ने किस देश ने रखा, सोफिया रखा था एक इसका रोबोट का नाम, और 2-3 नाम ऐसे अलग अलग देशों के द्वारा रखे गए जिन्होंने अपने देश में इसका इस्तेमाल किया हुआ है। लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ, स्पेस के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, यानी कि जो इसरो है, इसरो द्वारा इसको विकसित किया गया है और व्योम मित्र एक रोबोट है और इसे वास्तविक मानव अंतरिक्ष यात्रियों के साथ गगनयान मिशन में नहीं भेजा जाएगा। ये व्योम मित्र को नहीं, ये जाएगा आपके साथ में, लेकिन जो भी चीजें वहां पर गतिविधियां होंगी आपकी स्पेस में, उस पर जो है क्या करेगा, ये काम करेगा। यानी कि व्योम मित्र को गगनयान मिशन के अमानवीय परीक्षण उड़ानों के लिए डिजाइन किया गया है। यह रोबोट मानव शरीर के जैविक मापदंडों की नकल करता है। कौन? ये जो आपका व्योम मित्र है, ठीक है। इसका काम अंतरिक्ष में जीवन समर्थन प्रणाली के प्रदर्शन, विकिरण के स्तर और भारहीनता के प्रभावों का आकलन करना है, जिसे मानव मिशन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह रोबोट चालक दल के रूप में नहीं बल्कि एक उन्नत परीक्षण इकाई के रूप में काम करेगा। अब इतनी हिंदी टफ लिखी है, इंग्लिश मीडियम वालों को डेफिनेटली नहीं समझ में आ रहा होगा, अरे सर क्या लिखा है सर, टेंशन मत ले, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इसको इंग्लिश में क्या करूं, ट्रांसलेट कर दूं, ठीक है। तो आज पढ़ लीजिए, कल या परसों से आपको इंग्लिश में देने की मैं कोशिश करूंगा, प्लीज, ओके। चलिए, अब इसी पर आपके सामने आ जाएगा एक प्रश्न जो छोटा सा, अच्छा सा, प्यारा सा, और उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर मुझे बताएंगे एग्जैक्टली राइट क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कथन और कारण ऐसे आपके जो है एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कथन क्या है कि भारत का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट फॉर स्पेस, जिसका अनावरण हाल ही में किया गया, अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाले गगनयान मिशन में शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है, ओके। दूसरा, इसका मुख्य उद्देश्य गगनयान मिशन से पहले उड़ान प्रदर्शन और लाइफ सपोर्ट सिस्टम की मानव केंद्रित जांच करना है, ना कि स्वयं चालक दल के रूप में कार्य करना। बिल्कुल सही, ठीक है। तो इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो कथन और कारण अगर आप देखेंगे तो दोनों ही करेक्ट हैं, बिल्कुल सही बात है। ये तो आपने अभी एक्सप्लेनेशन में पढ़ा इसको, लेकिन एक बात और है कि जो कारण आर है आपका, ठीक है, ये एक ही सही व्याख्या भी करता है। तो ये इसलिए अगर आप देखेंगे इसमें तो ऑप्शन नंबर ए जो नजर आपका आएगा ये एग्जैक्टली है, यानी कि कथन भी सही है, कारण भी सही है। लेकिन अच्छी बात इसमें और ये है कि ये जो कारण है ये इस ए की एग्जैक्टली क्या करता है, इसको एक तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, इसकी व्याख्या एग्जैक्टली सही कर रहा है। तो बस ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। उन्मूलन का मतलब क्या होता है, ये मे भी आपको न समझ में। उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना, ठीक है। सामान्य तौर पर क्या होता है, जब कोई बड़ी डिजीज होती है तो उसको क्या किया जाता है, उस डिजीज को जो है खत्म करने का लक्ष्य, जैसे पोलियो है, ठीक है। तो पोलियो को जो है सरकार ने क्या कहा, पोलियो का हम उन्मूलन कर देंगे, जो कि जिसका उन्मूलन ऑलरेडी हो चुका है। उन्मूलन का मतलब हो गया किसी डिजीज को, ये पोलियो क्या है, एक डिजीज है, DISEASE डिजीज है, इसको खत्म करना, इसको क्या करना, खत्म करना। लेकिन ध्यान रखना कि उन्मूलन का मतलब यह बिल्कुल नहीं हो जाता कि किसी डिजीज के एक भी केस ना आए देश में, नहीं, क्योंकि जो बड़ी बीमारियां होती है, जैसे पोलियो हो गया आपका, सिकल सेल एनीमिया हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, यह बृहद रूप में देश में फैलता है, बड़े स्तर पर पूरी सोसाइटी को प्रभावित करता है, इंपैक्ट करता है। तो ऐसे डिजीज को क्या करना, कंट्रोल करना, उसको रोकना। उन्मूलन मतलब कंट्रोल करना, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन उस स्तर तक, उस फेज तक जहां पर केस ना के बराबर आए, उस स्तर तक। यह बिल्कुल संभव नहीं है कि किसी पोलियो का या जो भी डिजीज है जिसको हम खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको हमने खत्म कर लिया, उसका केस नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा, 2, 4 से 10 केस आएंगे, लेकिन जो बड़े स्तर पर जो इंपैक्ट उसका हो रहा था वो क्या हो जाएगा, वो एक तरीके से मिटिगेट हो जाएगा, अपने आप में रुक जाएगा, कम हो जाएगा। तो उन्मूलन करने का लक्ष्य होता है। सिकल सेल एनीमिया अपने आप में जो है एक बड़ी बीमारी मानी जाती है, और इसमें आप जानते होंगे कि हीमोग्लोबिन वाला मामला इसमें रहता है, और जो है इसमें जो है रक्त, एक तरीके से रक्तहीनता हो जाती है ना, कम हो जाता है ब्लड आपके रक्त में, और दिक्कत आपके हो जाती है हीमोग्लोबिन में कहीं ना कहीं। इसके लिए सरकार लगातार प्रयास करी और सिकल सेल एनीमिया को उन्मूलन करने का, इसको कंट्रोल करने का जो लक्ष्य सरकार ने रखा है वो रखा है 2047 तक का, ठीक है, 247, ठीक है, और 2047 तक और क्या रखा गया है, 2047 तक ही इंडिया को डेवलप कंट्री बनाने का भी टारगेट रखा गया है।
2047 तक देश को विकसित भारत बनाना है और इसमें हमारी और आपकी सहभागिता, हमारा आपका पार्टिसिपेशन क्या है, बहुत मस्त है। और चैटियाएंगे बॉस तो नहीं कर पाएंगे, क्या कीजिएगा, है ना, चैट करते रहेंगे, स्क्रॉल करते रहेंगे अपने फोन को, इंस्टाग्राम, तो नहीं कुछ हो पाएगा। कहते हैं ना कि मैं कई बार कहता हूं, अक्सर कहता हूं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, जमाना चलता है, ठीक है। तो जमाना को अगर आगे ले जाना तो उसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और चैटियाएंगे घंटा भर वेट करके तो नहीं होगा, ठीक है। चैटियाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर योर लाइफ, बट लिमिटेशंस में, लिमिट में। 24 घंटा बतिया रहे हैं तो गलत बात है अपने आप पे, ठीक है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये अच्छा, डिजीज मैंने कई बार कहा कि आप एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी डिजीज आपकी लूसेंट वाली जो किताब आपकी आती है ना बॉस, ठीक है, लूसेंट की, अभी काम के टास्क में दे रहा हूं, हैंड टू हैंड इसको रेडी करना है। क्लास के बाद क्या काम करना है आपको, लूसेंट की जो बुक आती है लूसेंट की, उसमें से डिजीज का चैप्टर ओपन कीजिएगा, DISEASE, और उसमें एक प्रॉपर टेबल बनी होगी अलग अलग बीमारियों की, अलग अलग, जिसमें उसके बैक्टीरिया वायरस का नाम, उसको खत्म करने के लिए उपाय, उसके सिम्टम, ये पूरी इसकी लिस्टिंग दी हुई है अच्छी तरीके से। उसको बॉस क्या कीजिएगा, रट लीजिएगा, या फिर एक काम कीजिए, उसी टेबल की क्लिक कर लीजिए फोटो। अब फोटो आप किसी और की क्लिक करते हैं वो नहीं करनी है, उसकी क्लिक करनी है बॉस, जो आपके काम आएगी, ठीक है ना। तो उसकी क्लिक कर लीजिए और अपने फोन में रखे रहिए। तो जब कभी अगर आप टाइम मिले तो उसको एक बार देख लीजिए। ऐसे ही अलग अलग इंपॉर्टेंट जो चीजें हुआ करती हैं उसकी फोटो आप क्लिक कर लीजिए, और क्लिक करने के बाद अपने फोन में कैम स्कैनर एक एप्लीकेशन होता है, उसको डाउनलोड कीजिए और कैम स्कैनर से उसकी क्या कर लीजिए, PDF बना लीजिए। और PDF बना करके उसका क्या करिए, आप एक बार आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए। तो आपके पास एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्ट का आपके पास क्या मिल जाएगा, डेटा हो जाएगा आपके पास। बोलिए यह क्या स्मार्ट मेथड है ये, और नहीं तो राम नाम करते रहिएगा, कुछ नहीं होगा भाई साहब। ऐसे ईश्वर का नाम ऐसे लेने से कुछ नहीं होगा, भगवान पास करा दे, ऐसे नहीं कराता भगवान पास। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट आपको मैंने बता दिया। और सबसे मजेदार बात यह कि ये जेनेटिक डिजीज मानी जाती है, वंशानुगत बीमारी है अपने आप पे। कौन सा, ये जो आपका सिकल सेल एनीमिया है, जो मुख्य रूप से जनजातीय आबादी में खासतौर पर पाया जाता है, जो ट्राइब्स एरिया होते हैं वहां पर पाया जाता है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत भारत सरकार ने देश को इस आनुवंशिक रक्त विकार से, यानी कि जो ये जेनेटिक जो डिजीज है अपने आप में, इससे पूरी तरह से मुक्त करने का, यानी कि फ्री करने का जो टारगेट है वो क्या है, वर्ष 2047 यानी कि 2047 का रखा गया है। ये आपके लिए पॉइंट क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इसको आपको याद रखना है, ओके। चलिए, सिकल सेल एनीमिया क्या है, एक हीमोग्लोबिथिनोपैथी है, जिसका अर्थ क्या हो गया, यह रक्त में हीमोग्लोबिन, जिसको क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन को HB से बोलते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, जरा मुझे बताओ कि फीमेल में क्या, फीमेल में और मेल में हीमोग्लोबिन कितना कितना होना चाहिए, इसका कमेंट करके बताइए। अभी जो छोटे भाई की जो बेबी हुआ था, जो एक्सपायर कर गई अभी संडे को, उसका हीमोग्लोबिन जो है 22 था, अपने 22 या 90 समथिंग था, इतना हाई था। आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति उसकी रही होगी। 2 mm का होल था हार्ट में। ईश्वर जो है क्या कुछ करता है किसी को पता नहीं। एक छोटी सी नन्ही सी परी जो दुनिया में आई, लेकिन इतनी बड़ी बीमारी जो है ईश्वर ने दे दिया। उस पर हम कई बार प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। 2 mm का होल उस बच्ची के अंदर था। छोटी सी नन्ही सी परी जो मां की गर्भ से निकली, और निकलते ही क्या हो गया, उसके जो है हार्ट में जो है वो हो गया, क्या कहते हैं, होल हो गया। मतलब होल था, बाय बर्थ था एक तरीके से, जो है वेंटिलेटर पे तुरंत डाल दिया गया। ईश्वर बहुत खतरनाक होता है अपने आप में कई बार। खैर कोई बात नहीं, बट सी इज नो मोर। तो ये एक पॉइंट बताइएगा, फीमेल और मेल में कटा जो है आपकी कितनी होती है, क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन, ये मुझे बताइएगा एक बार, ठीक है। हीमोग्लोबिन के बढ़ाने के कई सारे तरीके हैं। पपीता की पत्ती हो गया, प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए बकरी का दूध आज लोग पीते हैं, पपीता की पत्ती पीते हैं। गन्ने का जूस हीमोग्लोबिन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आप पी सकते हैं उसको, ठीक है। गन्ने वाला खाया करिए आप लोग। चलिए, तो इसके उन्मूलन के आवश्यक है कि उच्च जोखिम आबादी यानी कि जो ट्राइब्स एरिया है, उस ट्राइब्स एरिया में आनुवंशिक वाहकों की व्यापक स्क्रीनिंग की जाए। यानी कि जो भी लोग इससे पीड़ित हैं, जो जेनेटिकली हैं, उनको एक बार क्या किया जाए, उनको मॉडिफाई किया जाए, उनको पता लगाया जाए, उनको सर्च किया जाए, और उनके जो संचरण होता है जिसके द्वारा उनको फैलता है, उनको कंट्रोल करने का प्रयास किया जाए। यानी कि उन्हें रोग के संचरण को रोकने के लिए परामर्श दिया जा सके। मिशन 17 राज्यों पर ध्यान केंद्रित करता है अपने आप में, 17 स्टेट में ये काम कर रहा है अपने आप पे। कौन, जो उन्मूलन करने का जो लक्ष्य रखा गया है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। बाकी फीमेल और मेल की कितनी HB होती है, हीमोग्लोबिन कितनी होती है, मुझे बताइएगा आप लोग, ठीक। चलिए, रक्त का रंग यानी कि ब्लड का कलर
लाल क्यों होता है यह भी मुझे जरा बताइएगा। जो नए अभ्यर्थी होंगे वो नहीं जानते होंगे, शायद पुराने तो जानते होंगे, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। रक्त का रंग, ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, तुरंत कमेंट करके जरा मुझे बताइएगा। देखते हैं कि कौन कौन भाई साहब बताते हैं, ठीक है। और कौन सी प्रोटीन पाई जाती है हीमोग्लोबिन में, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो बैठे मत रहो, नींद में मत रहो, जगाओ, जागो और बताओ मुझे, ठीक है। तुरंत कमेंट करो मुझे फटाक से। चलिए अब इस पे आ गया आपके सामने क्या क्वेश्चन। चलिए बहुत तेज आवाज होगी मेरी ना, तो उसको स्लो कर लेना अपने वॉल्यूम को, ठीक है, नहीं तो कोई कहेगा मार रहा है कोई किसी को। चलिए आइए बताइए क्वेश्चन। कथन कांड का फिर से क्वेश्चन आ गया। भारत सरकार ने 2025 तक राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत देश को आनुवांशिक रोग से पूरी तरह मुक्त करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। दूसरा, सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए हीमोग्लोबिनोपैथी के व्यापक स्क्रीनिंग की आवश्यकता है, जिसके लिए मिशन में जनजातीय और अन्य उच्च जोखिम आबादी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अच्छा, ये सब आप लोगों ने नोट किया कि नहीं नोट किया? एक सेकेंड, ये पहला क्वेश्चन का कहां गया भाई साहब? इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं, ठीक है, ये देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलो अब बताओ इसका एग्जैक्टली आंसर क्या हो जाएगा। देखो सिंपल सी बात क्या लिखा हुआ है कि भारत सरकार ने 2025 तक, ठीक है, ये पॉइंट लिखा गया, फिर इसके बाद ये लिखा गया। अब मुझे बताओ किसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा अगर आप ध्यान भटकाएंगे तुरंत गलती कर देंगे, आप तुरंत गलती करेंगे। बताओ क्या हो जाएगा इसका एग्जैक्टली आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ठीक है। बताओ क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा बॉस डी वाला, कथन ए गलत है और ये सही है। आप कहेंगे सर क्यों गलत है? भारत सरकार ने 2025 तक, 25 नहीं होगा ना बॉस, क्या हो गया 2047 होगा ना, तो बस ये रॉन्ग है और ये आपका क्या है, सही है। इसलिए डी इज द राइट आंसर, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स, ODOS के नाम से भी हम जानते हैं, जिस प्रकार से एक कार्यक्रम अभी आपके चलाया गया था, क्या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसी प्रकार से चलाया गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स चलाया गया है, ODO चलाया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि एक जिला एक उत्पाद के माध्यम से आप जानते हो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया था, हर एक जिले से उन उत्पादों का चयन किया था जो किन्हीं कारणों से पीछे रह गए हैं या उन पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है या वो पारंपरिक रोजगार के साधन थे और वो खत्म हो चुके हैं। इसीलिए सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया था कि हम हर एक जिले से एक उत्पाद का चयन करेंगे, जिसको हम लोग बृहत रूप में उसको आगे बढ़ाएंगे, उसको GI टैग भी दिलाएंगे और उसका व्यापक स्तर पर हम लोग निर्यात भी करेंगे। और इससे क्या होगी, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। जो उद्योग धंधे इस फील्ड में थे वो खत्म हो गए, उनको हमें रिस्टार्ट करना था और इसका एक बड़ा व्यापक फायदा निकला, उसका व्यापक फायदा मिला। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी सेम योजना को लॉन्च किया और एक बड़ा बेनिफिट देखने को मिला। उसी तरीके से जिस प्रकार से जो हमारे कुटीर उद्योग टाइप के जो उद्योग थे, छोटे उद्योग थे या जो प्रोडक्ट हमारे पीछे रह गए थे, उनको लाने के लिए जिस प्रकार से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया था, ठीक उसी प्रकार से हर जिले से एक गेम को आगे बढ़ाने का भी सरकार ने प्रयास किया, क्योंकि हर जिले में अलग अलग प्रकार के गेम आदि खेले जाते हैं। और अगर खेलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है, खिलाड़ियों को ट्रेंड करना है, तो उसके लिए हर जिले से एक खेल का चयन करना पड़ेगा। उसी के लिए सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स कार्यक्रम की शुरुआत की। यह पहल बेसिकली किसकी है? यह पहल है बेसिकली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ किसकी? गवर्नमेंट ऑफ यूपी की है बॉस। ध्यान रखिएगा, खेलो इंडिया जो आपका प्रोग्राम है उसी से क्या करते हैं, ये खेलो इंडिया पहल जो है आपकी ना, खेलो इंडिया पहल पता ही होगा आपको, खेलो इंडिया पहल इसी से ये मिलता जुलता है। और इसमें जो फंडिंग की जाएगी बॉस, ठीक है, इसमें जो फंड दिया जाएगा इसमें कुछ हेल्प करेगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और बाकी का बाकी जो वित्त पोषण जो फाइनेंशियल जो सपोर्ट होगा वो फाइनेंशियल सपोर्ट किसका हो जाएगा? वो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट का, यानी कि यूपी गवर्नमेंट का हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको भी याद रखना है, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना, ठीक है, याद रहेगा पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए वही सेम, ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ यूपी की जो है एक महत्वाकांक्षी पहल है ODOS, ठीक है। ODOS का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? राज्य में खेल के लिए एक मजबूत आधारभूत ढांचा यानी कि मजबूत एक
इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, आधारभूत ढांचा, इसको बोलते हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप बोलते हैं ना। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, विशिष्ट खेलों यानी कि स्पेशल खेलों के लिए, गेम्स के लिए स्थानीय प्रतिभाओं यानी कि जो लोकल के जो अच्छे कंपटीटर होते हैं उनको पहचानना, उनके और उनको आगे ले जाकर के उनको डेवलप करना, आगे बढ़ाना उनको। प्रत्येक जिले के लिए एक विशेष खेल उसकी ऐतिहासिक, ये कैसे लग गया भाई साहब, ऐतिहासिक संबद्धता, स्थानीय लोकप्रियता और राष्ट्रीय राज्य स्तर पर प्रदर्शन को देखते हुए चुना गया है। ठीक है, कि किस जिले में कौन सा गेम अच्छा है। जैसे कि एग्जांपल के लिए लखनऊ के लिए कुश्ती या हॉकी, जबकि मथुरा के लिए जूडो। ये इस प्रकार से एक एक खेल को चूज किया जाएगा। चलिए, ओडीएस कार्यक्रम मुख्य रूप से जो दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है वित्त पोषित है, मतलब कि फाइनेंशियल सपोर्ट किसके द्वारा की मिलेगा, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ही मिलेगा। इसे केंद्र के खेलो इंडिया कार्यक्रम से सहयोग मिला है, लेकिन यह पूर्णतः केंद्र द्वारा वित्त पोषित नहीं है, मतलब पूरी तरीके से केंद्र इस पर पैसा नहीं लगाएगा। इसका उद्देश्य यूपी को खेल शक्ति के रूप में क्या करना है, स्थापित करना है। ठीक है, मतलब फंडिंग टोटली किसकी होगी, यूपी गवर्नमेंट की होगी, लेकिन इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगा स्टेट को, है ना, यूपी को। चलिए, अब आपके सामने आ गया प्रश्न। चलिए, नवंबर 2025 में उत्तर प्रदेश में चर्चा में रहे वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है और प्रत्येक जिले में खेल विशिष्ट प्रतिभाओं को पहचानना है। ठीक है, ओके। दूसरा, प्रत्येक जिले के लिए चुने गए खेल को राष्ट्रीय स्तर पर उस जिले के प्रदर्शन को देखते हुए तय किया गया है। ठीक है, यह कार्यक्रम केंद्र सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत वित्त पोषित है। अब बताओ क्या इसका एग्जैक्टली सही हो जाएगा, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, एग्जैक्टली आप आंसर इसका निकाले जाएंगे। बहुत कोई टफ नहीं कि हाँ आप इसको नहीं पता लगा पाएंगे, इसका आसान है। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। आपको मैं देता हूं 1 मिनट का समय और तुरंत आप इसका मुझे उत्तर बताइए फट से, क्या होगा। बहुत आसान है बॉस, कठिन काम नहीं है भैया, आसान है, इजीली कर ले जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। आप तो करेंगे, नहीं प्रयास कीजिएगा तो नहीं कर पाएंगे। अब आप बताइए क्या हो जाएगा इसका एग्जैक्टली आंसर। तीसरे का सी होगा, मतलब कि इसमें दोनों कथन ऊपर के सही हैं, एक ये भी सही है ये भी सही है, तीसरा नहीं सही है। क्या लिखा, यह कार्यक्रम केंद्र सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत पूर्णतः वित्त पोषित है, यानी कि पूरी तरीके से टोटली वित्त पोषित है। फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, नहीं बॉस ऐसा नहीं है, कुछ ही हेल्प करेगा। इसलिए यह कथन क्या आपका रॉन्ग है, ऊपर के दो क्या है आपके सही है। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डॉपलर वेदर रडार, भाई साहब ये भी चर्चा में रहा है और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन इसके पहले मुझे बताओ, हम लोग कुछ डिस्कस करें, लेकिन ये बताओ मेरे को कि ये जो आपका डॉपलर प्रभाव है ये क्या होता है। अगर किसी महानुभाव को अगर इसके बारे में पता है तो मुझे बता सकता है कि डॉपलर प्रभाव क्या होता है। आपने फिजिक्स आदि में जो है क्या होगा पढ़ा होगा इसको, ठीक है। तो मुझे बताओ कि डॉपलर प्रभाव क्या होता है। क्या हो जाए फटाक से क्या हो जाता है। देखो डॉपलर प्रभाव पहले आप एक बार जान लो, ठीक है, लेकिन इसके पहले जान लो कि डॉपलर जो वेदर रडार है, ठीक है, ये क्या करता है, जो वेदर आपका होता है, ठीक है, उस वेदर के बारे में एग्जैक्टली जानकारी आपको देता है। कौन सा, डॉपलर वेदर प्रभाव। लेकिन ये कैसे काम करता है ये तो आपको पता होना चाहिए ना कि भाई डॉपलर वेदर प्रभाव है तो कैसे काम करेगा। अब इस डॉपलर वेदर रडार को अगर आपको समझना है तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि डॉपलर इंपैक्ट क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये चीज आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। लेकिन इसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि आप बाकी अन्य चीजें भी जानें और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। देखो कोई एक वेव्स है आपकी, फॉर एग्जांपल, ठीक है, वेव्स है, ठीक है, लाइक दिस, ये कोई वेव्स है आपकी। अब ध्यान रखना कि ये जो तरंग आपकी है जिसको हम लोग वेव्स के नाम से भी जानते हैं, और तरंगों के बारे में डेफिनेटली आप लोगों ने पढ़ा होगा। कोई तरंग है एक, ठीक है, तो इस तरंग की क्या, इस तरंग की फ्रीक्वेंसी यानी कि इसकी आवृत्ति जिसको हम लोग बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। और इसकी जो तरंग धैर्य होती है, क्या, तरंग धैर्य, ठीक है, तरंग धैर्य, तरंग धैर्य यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं ना तरंग धैर्य को, ठीक है। तो किसी तरंग की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी और तरंग धैर्य यदि सोर्स जो आपका होता है, क्या, सोर्स
और ऑब्जर्वर जो होता है, अगर ये दोनों सापेक्ष हो जाते हैं, यानी कि सोर्स और ऑब्जर्व के सापेक्ष होने पर जो है इनमें क्या होता है, अंतर आने लगता है एक तरीके से। जैसे कि एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको समझाऊं एक तरीके से कि अगर सोर्स आपका और ये जो आपका एक तरीके से जो प्रेक्षक होता है, या इसको बोल सकते हैं जो ऑब्जर्वर होता है, अगर ये एक दूसरे के पास आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, तो आवृत्ति जो होगी आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, आवाज जो है तेज सुनाई देगी, ठीक, एग्जांपल के लिए। और अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के, अगर देखो ध्यान सुनना, सोर्स और ऑब्जर्वर अगर एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पास आएंगे, ठीक है, अगर एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या हो जाएगा, आवृत्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, आवाज तेज सुनाई देगी, हमें फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी इसकी। और अगर सोर्स और अगर ऑब्जर्वर दूर जाएंगे एक दूसरे से तो क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए इसका कई बार एग्जाम्पल आता है, जैसे ये जो एम्बुलेंस की आवाज है, ठीक है, तो जैसे एम्बुलेंस अगर आपके पास आती रहेगी, आपकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, है ना, आपके पास अगर आएगी, जो सोर्स है वो आपके पास अगर आएगा, ठीक, तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, आवाज तार की बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे एम्बुलेंस दूर होती जाएगी आपसे, सोर्स और ऑब्जर्वर दूर होता जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, आवाज आपको कम सुनाई देगी, राइट। तो ये डॉपलर प्रभाव कुछ इस प्रकार का होता है। डॉपलर प्रभाव आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और ये आपके एग्जाम में आता भी है। इसका उपयोग कई बार हम लोग जो है जो ब्लड होता है, ब्लड की स्पीड आज को नापने के लिए, उसके जो है सर्कुलेशन को देखने के लिए, ठीक है, इसके अलावा मौसम को जानने के लिए, समझने के लिए, और कई अन्य जगहों पर जो है इसका हम प्रयोग देखते हैं डॉपलर इंपैक्ट का, जो कि आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। आप जानते हो कि आपका फिजिक्स का जो सेक्शन है, फिजिक्स में जो क्वेश्चन आते हैं मोस्टली वो इसी प्रकार के आते हैं, एग्जाम्पल बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में, यानी कि भौतिक विज्ञान में, आपकी पीसीएस और आरओ और अन्य एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। इसलिए जितने एग्जाम्पल वाले प्रश्न होते हैं उनको अच्छे से आपको रेडी करना है कि सरफेस टेंशन पर बेस्ड जो एग्जाम्पल हो गए, गुरुत्वाकर्षण पर जो बेस्ड एग्जाम्पल हो गए, ये सब खूब पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। तो अभी क्या हुआ है कि इसी डॉपलर वेदर रडार के माध्यम से हम लोग मौसम की एग्जैक्टली सटीकता, यानी कि एग्जैक्ट जो है इंफॉर्मेशन हमें मिले जो है मौसम के वेदर की, इसके लिए इसका प्रयोग हम कर रहे हैं अभी हाल ही में, ठीक है। DWR यानी कि डॉपलर वेदर रडार प्रभाव का उपयोग करता है या बादलों, वर्षा और धूल कणों से परावर्तित यानी कि रिफ्लेक्ट होने पर, रिफ्लेक्शन पर, यह बादलों, वर्षा और धूल कणों से परावर्तित होने वाली सूक्ष्म तरंगों को माप करके वर्षा की तीव्रता, हवा की गति और तूफानों की गति और दिशा का पता लगाता है, जो सटीक चेतावनी देने में क्या करता है, मदद करता है। तो ये इसका उपयोग जो है IMD आजकल क्या कर रहा है, यानी कि इंडियन जो मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है वो इसका प्रयोग अच्छी तरीके से आजकल कर रहा है। तो ये अभी चर्चाओं में रहा, इसलिए इस पर प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। चलिए, IMD ने देश भर में रडार नेटवर्क का विस्तार करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है, जिसका लक्ष्य क्या है, 2025 तक देश के अधिकांश गंभीर मौसम संवेदनशील क्षेत्रों जैसे कि तटीय क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र और उत्तर पूर्व को रडार कवरेज के तहत लाना है, ताकि इन क्षेत्रों में जो हानि होती है तेज बारिश और तूफान के माध्यम से, उस पर हम क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। इसके लिए इसका प्रयोग जो है किया जाए, क्योंकि ये इसमें सटीकता बहुत होती है। डॉपलर इंपैक्ट के माध्यम से अगर हम इस पर हम काम करते हैं तो इसमें एग्जैक्टली चीजें सामने आती हैं सही तरीके से। DWR 3 मुख्य आवृत्तियों पर काम करता है, S बैंड, ठीक है, लंबी दूरी के लिए, C बैंड मध्यम दूरी के लिए, और X बैंड जो है छोटी दूरी के और स्थानीय स्तर के पूर्वानुमान के लिए काम इसका किया जाता है। तो ये 3 प्रकार के आवृत्तियों पर जो है काम करता है, S बैंड, C बैंड और X बैंड, ठीक है। चलिए, अब इस पर आपके सामने आ जाएगा क्या प्रश्न आ जाएगा। चौथा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा उपयोग किए गए डॉपलर वेदर रडार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए बॉस। क्या हो जाएगा इसका एग्जैक्टली आंसर। DWR का उपयोग मुख्य रूप से वर्षा की तीव्रता, बादलों की गति और तूफान के पैटर्न को ट्रैक करने के लिए किया जाता है, ठीक है, ओके, ठीक है, ऐसा ही आता है। दूसरा, IMD का लक्ष्य 2025 तक देश के सभी मौसम संवेदनशील क्षेत्र को DWR कवरेज के तहत लाना है, ठीक है। DWR केवल X बैंड और S बैंड आवृत्तियों पर काम करता है, नहीं बॉस, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये गलत है आपका, ठीक है, ये गलत है आपका। इसमें से क्या हो जाएगा, 1 और 2, इसमें से ये रॉन्ग है, ये और ये क्या है, सही आपका, C इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, C इज द राइट आंसर। चलिए, RBI की डिजिटल मुद्रा, ठीक है, अभी ये चर्चाओं में रहा है,
डिजिटल मुद्रा डेफिनेटली आप लोग जानते होंगे। डिजिटल मुद्रा में जैसे कि आपका बिटकॉइन अगर आता है ना, बिटकॉइन अगर, तो ये हो जाएगा। एक क्रिप्टो करेंसी भी चलता है, आप जानते होंगे, है ना। हालांकि जो आपका ये डिजिटल मुद्रा होती है, ठीक है, इस पर तो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आरबीआई जो होता है वो काम करता है। इस पर नियंत्रण करने का काम डिजिटल मुद्रा पर किसका होता है? आरबीआई का होता है। क्रिप्टो करेंसी पर जो है नहीं अधिकार होता है, लेकिन जो डिजिटल मुद्राएं होती हैं, जो क्रिप्टो करेंसी आदि होती हैं, एक चीज ध्यान रखना कि आपके एग्जाम में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी, इसमें डिफरेंस पूछ सकता है आपसे कि क्या अंतर होता है, या ऑनलाइन पेमेंट या डिजिटल मुद्रा आदि में भी कई बार आपके एग्जाम पर पूछा जा सकता है। खैर आइए देखते हैं इसमें क्या कुछ चीजें हैं। तो आरबीआई ने थोक जो आपका ये है मनी का उपयोग अंतर बैंक निपटान के लिए और खुदरा का उपयोग, यानी कि जो आपका ये रुपया है, इसका उपयोग आम नागरिकों और व्यवसायों के लिए पायलट आधार पर शुरू किया गया है। सीबीडीसी, ठीक है, कागजी, क्या सीबीडीसी मतलब कि जो डिजिटल मुद्रा है आरबीआई की, इसका क्या ये कागजी मुद्रा और सिक्कों के समान कानूनी निविदा है जिसे आरबीआई जारी करता है, लेकिन इसका वितरण वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से किया जाता है। या केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट पर देयता लेवल जो है, जो लायबिलिटी होती है उसके रूप में दिखाया जाता है। एक तरीके से जैसे आप पेटीएम आदि यूज करते हैं तो पेटीएम में आपके अमाउंट दिखाता ना, इतना 1000 रुपया है, इतना लाख रुपया है, वो क्या है? डिजिटल मुद्रा है ना। तो उसी को लेकर के सरकार ने, आरबीआई ने कुछ गाइडलाइन अभी जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की है। डिजिटल रुपया ब्याज नहीं कमाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आरबीआई ने इस पर ब्याज ना देने का निर्णय लिया है ताकि लोग वाणिज्यिक बैंकों में जमा करने के बजाय अपने पास बड़ी मात्रा में जो है इस मुद्रा को ना रखें, जो बैंकों की जमा पूंजी को प्रभावित कर सकता है। बस पॉइंट खत्म, ठीक। चलिए अब इस पर बताइए आपके एग्जाम में प्रश्न जो आएगा, पढ़िए प्रश्न क्या हो जाएगा इसका उत्तर। आरबीआई के डिजिटल मुद्रा, डिजिटल रुपया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीबीडीसी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा थोक, होलसेल और खुदरा, रिटेल, ठीक है, होलसेल और खुदरा यानी कि रिटेल, यानी कि ये जो पॉइंट लिखा है ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये होलसेल के लिए आरबीआई ने होलसेल के लिए और रिटेल के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन ना रहे आपको, तो कहीं कुछ और ही सोचने लग जाओ आप लोग। तो इन दोनों क्षेत्रों में पायलट आधार पर लॉन्च किया, ठीक बात है। सीबीडीसी एक कानूनी निविदा यानी कि लीगल टेंडर है जिसे वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से जारी किया जाता है, ठीक है। यह डिजिटल रुपया ब्याज कमाएगा, जैसे कि वाणिज्यिक बैंक जमा करने पर ब्याज देते हैं। नहीं भैया, ब्याज नहीं कमाएगा। कहां कमाएगा? नहीं कमाएगा। तो ये हो गया आपका क्या, रॉन्ग हो गया अपने आप में, ठीक है। ये सही है और ये सही है, तो एक और दो सही है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। इसका भी सी आंसर ही होगा। आसान है, कोई कठिन तो नहीं है। चलिए, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन भाई साहब चर्चाओं में रहा है। क्वांटम मिशन आजकल खूब चर्चाओं में है। क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम भौतिकी आप लोग जानते होंगे। इसमें क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत क्या होता है, जो कंप्यूटर सामान्य तौर पर होते हैं वो तेज काम करते हैं, सामान्य कंप्यूटर से बहुत तेजी के साथ गणना करते हैं क्वांटम वाले, ठीक है। तो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन भारत के लिए एक प्रौद्योगिकी आधारित मिशन है भाई साहब, ध्यान रखिएगा। इस पर आपके शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। इसको आप लोग क्या करिएगा, एज ए शॉर्ट नोट्स जो है, जैसे बीओ का एग्जाम दे रहे होंगे आप लोग, बीओ में पूछ सकता है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन क्या है, तो इसको आप लोग मेंस के पर्सपेक्टिव से इसको आप लोग क्या करिएगा, शॉर्ट नोट्स इसका आप लोग क्या करिएगा, बना दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। इसके बिल्कुल भी आपको इसको नहीं करना है, ठीक। चलिए आगे बढ़े हम लोग। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उद्देश्य 2031 तक, ये पॉइंट याद रखिए, कितना, 2031 तक 50 से 100 भौतिक क्यूबिट्स की क्षमता वाले क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना है। क्वांटम कंप्यूटर भाई साहब सामान्य कंप्यूटर से बहुत तेजी के साथ काम करते हैं, बहुत तेजी के साथ, बहुत फास्ट इसकी जो है कैलकुलेशन होती है, इसलिए इसका उपयोग आपसे खूब किया रहा है। यह 2023 में स्वीकृत एक 8 वर्षीय क्या है मिशन अपने आप में, जिसका लक्ष्य 2031 तक 50 से 100 भौतिक क्यूबिट्स जो है क्या करना, क्षमता वाले क्वांटम कंप्यूटर को डेवलप करना है अपने आप में। ये राष्ट्रीय क्वांटम मिशन में से एक है। नेशनल क्वांटम मिशन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि डीएसटी के तहत एक लागू किया गया रहा है, ना कि सीधे डीआरडीओ के द्वारा, ठीक है। मिशन के 4 प्रमुख विषयगत क्षेत्र हैं, क्या क्या है, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार, क्वांटम सेंसर और मेट्रोलॉजी और क्वांटम सामग्री और उपकरण अपने आप। तो ये इसके 4 फील्ड हैं, ठीक। बस चलिए बताइए अब इसका आंसर क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल क्वांटम मिशन का लक्ष्य 2031 तक 50 से 100 भौतिक क्यूबिट्स की क्षमता वाले मध्यवर्ती स्तर के क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना है। ऐसा है क्या, देखो जरा,
मध्यम वाला नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह मिशन सीधे तौर पर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अधीन कार्य करता है। मुझे तो नहीं लग रहा ऐसा होता है, ठीक है, ठीक है। क्वांटम संचार, क्वांटम सेंसर और क्वांटम मेट्रोलॉजी नेशनल क्वांटम मिशन के प्रमुख फोकस क्षेत्र हैं। आप बताओ कि इसमें से एग्जैक्टली आंसर इसका क्या हो जाएगा बॉस, मुझे बताओ कौन सा कथन सही है, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, 1 और 3। ये सही है, ये तो रॉन्ग दिखाई दे रहा, और ये सही है, तो 1 सही है और आपका क्या 3 सही है, बस काम खत्म, ठीक है। वैसे इसका आंसर एक बार सही कीजिएगा, ये मध्यवर्ती जो लिखा है ना, ये पॉइंट वैसे गलत लिखा है इसमें। कहां गया भाई साहब, कहां गया, कहां गया, कहां गया, ये पॉइंट, इसको छोड़ दीजिएगा, हम तब जाके सही होगा एग्जैक्टली, ठीक है। चलिए, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना चर्चाओं में रहा है, आप जानते होंगे। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को सितंबर 2023 में कारीगरों के पारंपरिक कौशल को पुनर्जीवित करने और उन्हें आधुनिक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करने के लिए शुरू किया गया था। यह योजना पंचसूत्री पर आधारित है, जिसमें केवल वित्तीय सहायता नहीं बल्कि कौशल विकास, ठीक है, यानी कि स्किलिंग, उनको स्किल करना, उपकरण प्रोत्साहन, क्रेडिट सहायता, डिजिटल प्रोत्साहन और ब्रांडिंग सहायता शामिल है। ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना भी चर्चा में रहा है और इस पर भी आपके शॉर्ट नोट्स जो है आ सकता है, ठीक है। तो और बाकी अगर सशक्तिकरण में, अगर सामाजिक सशक्तिकरण में अगर कोई निबंध आदि आ गया तो पीएम विश्वकर्मा योजना को आप वहां पर नोटिस कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। यानी कि अगर देश को आगे बढ़ाने के लिए या सामाजिक उत्थान के लिए किसी योजना का नाम लिखना है तो आप पीएम विश्वकर्मा योजना का नाम वहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, यह योजना कारीगरों को आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए एक मुफ्त अनुदान 15,000 रुपए के साथ साथ में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान करती है अपने। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। योजना के तहत 2 चरणों में ऋण सहायता दी जाती है। पहला चरण जो है आपका ये इतना % आपका ब्याज दर पर, और दूसरा चरण जो है 2 लाख तक 5% की रियायती ब्याज दर पर। तो ये इसके तहत आप जो है चीजों को याद कर सकते हैं। चलिए, आप बताइए, इसमें से प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएगा बॉस, क्या हो जाएगा इसका एग्जैक्टली सही उत्तर। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों को केवल वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ठीक है, ओके। दूसरा, इस योजना में लाभार्थियों के लिए कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण और डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन शामिल है, ठीक है, ओके, डन। योजना के तहत पहली किस्त में अधिकतम जो है 1 लाख रुपए तक ऋण 5% की रियायती ब्याज दर पर प्रदान किया जाता है। कौन सा कथन सही है? तो ये सही लग रहा है मेरे को, और ये सही लग रहा है, ये नहीं सही है, ठीक है, ये रॉन्ग है। तो 2 और 3 सही है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। बस हो गया काम, ठीक है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण प्रोत्साहन योजना, ठीक है, यानी कि सीएम की तरफ से जो है शहरों का विस्तार करने पर एक योजना को लॉन्च किया गया है। यानी कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण मतलब उसको और बढ़ावा देना उसको। यह योजना उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य का समर्थन करने के लिए बनाई गई है, ठीक है। इसके माध्यम से हम इस लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे 1 ट्रिलियन का। इस योजना का मुख्य उद्देश्य निजी निवेश को आकर्षित करके सुनियोजित टाउनशिप और नए शहरों के विकास को बढ़ावा देना है, ताकि शहरीकरण के दबाव को मुख्य रूप शहरों से बाहर स्थानांतरित किया जा सके अपने आप में। तो ये योजनाएं अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में, इसलिए किसी भी योजना को आपको जो है इग्नोर नहीं करना है। सरकार 100% सब्सिडी प्रदान नहीं करती है। यह योजना निजी डेवलपर्स को बुनियादी ढांचा विकास लागत पर सब्सिडी या प्रोत्साहन प्रदान करती है, लेकिन यह सब्सिडी 100% नहीं होती है। ये इसको एक बार जरा अलग से आप नोट कर लीजिएगा। दरअसल यह योजना केवल नगर निगमों के बाहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों और औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रों पर लागू होती है, जो बड़े पैमाने पर टाउनशिप को क्या करती है, कवर करती है अपने आप में। तो ये अच्छी योजना अपने आप में शहरों को विकास को बढ़ावा देगी और सरकार को जो लक्ष्य रखा गया 1 ट्रिलियन का, उसको जो है अचीव करने का प्रयास करेगी सरकार। तो ये एक अच्छा प्रश्न था आपके सामने। अब इसका आप लोग क्वेश्चन बताइए, आंसर क्या हो जाएगा इसका एग्जैक्टली। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करिए, विचार कीजिए। इस योजना का उद्देश्य निजी डेवलपर्स को नए शहरों और टाउनशिप के विकास के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है, ठीक है। इस योजना के तहत सरकार बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए 100% सब्सिडी प्रदान करेगी। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। यह योजना उत्तर प्रदेश के सभी नगर निगमों के बाहरी क्षेत्रों में लागू होती है। क्या हो जाएगा इसका एग्जैक्टली उत्तर सही, मुझे बताइएगा। इसमें से आप बताइएगा। वैसे मुझे ए लग रहा है, अगर आपको कुछ और लग रहा हो तो मुझे बताइएगा। फिलहाल ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, अब ये हो गया आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
और अब आपके लिए एक छोटा सा है प्रश्न, बताइए मुझे कि वृक्ष की स्थापना कब हुई थी। बहुत आसान सा इसका उत्तर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इसका आप उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोर्सेज जो कुछ चल रहे हैं और मुझसे अगर आपको बात करनी है तो उसके लिए आप हमें सीधे कॉल कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604440921 पर। यहां पर आप कोई भी क्वेरी अगर आपको करनी, कुछ भी प्रॉब्लम है आपको, आराम से बिंदास होकर के 8604440921 पर आप मुझसे जो है संपर्क कर सकते हैं और अपनी कोई भी क्वेरी आप मुझसे कर सकते हैं ताकि आपकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। ठीक है, तो लोड नहीं लेना है, एकदम बिंदास होकर के आपको उत्तर देना है और कोई भी क्वेरी होगी यहां पर आप बातचीत कर सकते हैं। कोई टेंशन, कोई लोड, किसी प्रकार का कोर्स लेना है तो सब बातें आप यहां पर मुझसे सीधे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपके लिए एथिक्स का एक क्वेश्चन है। आप जानते होंगे कि एथिक्स ही मैं पढ़ाता हूं, मेन सब्जेक्ट मेरा एथिक्स का ही है, विशेष के लिए यूपीएससी के लिए। तो आप चाहें तो इसका उत्तर मुझे दे सकते हैं कि भैया मूल्यों को विकसित करने में परिवार की क्या भूमिका है, समझाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पर्सनली भी आपको जो है, मूल्य मतलब वैल्यूज बोलते हैं इसको, क्या वैल्यूज। तो वैल्यू को बढ़ाने के लिए जो है हमारी जो फैमिली होती है, इस फैमिली की जो है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, क्या जिम्मेदारी होती, इसके बारे में आपको लिखना है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं कि आप उसको लिखेंगे और लिख करके आप चाहें तो इसी नंबर पे आप मुझे भेज भी सकते हैं, सेम नंबर पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो। बाकी हम लोग मिलेंगे कल, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जीवन का कुछ भरोसा है नहीं, आज हम हैं कल नहीं है, कुछ भरोसा नहीं है। इसलिए जीवन के हर एक पल को, हर एक मोमेंट को क्या करिए, आप एंजॉय कीजिए और बहुत खुश रहने का क्या करिए, प्रयास करिए। उम्मीद करता हूं आज जो बातें मैंने स्टार्टिंग में आपसे कही हैं आप उस पर ध्यान देंगे और जो कुछ पल आपके पास हैं उसको खूब खुल के जिए। कल क्या होगा किसी को कुछ भी नहीं पता है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए कहते हैं कि वर्तमान को सजोने का प्रयास कीजिए। जो छोटी छोटी खुशियां आपके द्वार पे आती हैं उसको इग्नोर मत करिए, हर उस छोटी को एक बहुत बड़ी खुशी मान करके एंजॉय कीजिए। और अगर जीवन में दुख आता है तो भगवान पर प्रश्नवाचक चिन्ह ना लगा करके जो है इसे ईश्वर का जो है मान लीजिए, क्या कहते हैं, एक निर्णय, क्योंकि रचनाकार रचयिता वही है और उसी के हाथ में है कि वो किसी चीज को बिगाड़ता है या बनाता है। रचनाकार ही उस चीज को बनाने का हक रखता है और बिगाड़ने का भी हक जो है उसी रचनाकार का है, हमारा और आपका नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए ना। ईश्वर का नाम लीजिए, अल्लाह का नाम लीजिए, जीसस का नाम लीजिए, जिस भी धर्म के आपके हैं उनका नाम लीजिए और मदमस्त रहने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो ये एक जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। बाकी दिल लगा के आप पढ़ाई करिए, अपने सपनों के लिए जीना सीखिए, अपने माता पिता के लिए प्रयास कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु D-Code एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल ROA परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की PCS प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप
प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डीकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROARO परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।